साल 1992 ये वो टाइम था जब इंडिया की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज किया गया, द हर्षद मेहता स्कैम, जो कि अराउंड 4000 करोड़ इंडियन रुपीस था। और अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ये प्राइस अराउंड 25,000 करोड़ बनती है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हर्षद मेहता सच में एक स्कैमर था या फिर ये सब एक प्रोपोगेंडा था? आज की वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं एंड आज मैं और मेरे फ्रेंड इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम हर्षद मेहता के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात में हुआ एंड ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड फाइनली 1973 हर्षद मेहता सपनों के शहर यानी मुंबई वहाँ पे पढ़ने के लिए गए एंड फाइनली ही गॉट एडमिशन टू लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड उसके बाद 2 साल तक हर्षद मेहता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया, बट ही गॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड इसी की वजह से उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। एंड इस सब के बाद स्टॉक मार्केट में वो एज ए ब्रोकर काम करने लगे। एंड स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर्षद मेहता के बारे में ये बात बोली जाती है दैट ही इज डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि स्टॉक मार्केट में करना इलीगल है। इससे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके बारे में मेरे फ्रेंड आपसे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम आगे की स्टोरी जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री कैसे शुरू होता है? इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है तो स्टॉक मार्केट है, इसका हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। इसमें जो है हमारे पास मेनली 4 स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं हिस्ट्री में थे, बट अभी के टाइम पे सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला जो एक्सचेंज है वो है हमारे पास BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड उसके बाद जो था हमारे पास आता था कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन उसके बाद जो हमारे पास आता है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, जो कि तमिलनाडु में था, वो 1938 में जो है वो फाउंडेड हुआ था। एंड देन लास्ट का आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, जो कि 1993 में जो है उसको लॉन्च किया गया था। मेनली इस वक्त 2 ही स्टॉक जो एक्सचेंजेस हैं वो काम कर रहे हैं, दैट इज NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है दोनों इस वक्त सिग्निफिकेंटली इंडिया में काम कर रहे हैं। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एंड मद्रास स्टॉक एक्सचेंज दोनों इस वक्त बंद हो चुके हैं। और जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं और जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इफ सम डे या कुछ टाइम के लिए अगर हमारा स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, दैट मीन्स हमारे इकोनॉमी में कोई बैकफॉल आ रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर जैसे कि रिसेंटली हमने केस में देखा, चंद्रयान 3 के लॉन्च के वक्त जो है स्टॉक मार्केट ने एक अच्छा जंप दिया था। दैट मीन्स कि नेशनल जो इवेंट्स होते हैं, कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होगा, कोई अच्छा कोई साइंस इवेंट हो गया, दैट इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। ऐसी अगर किसी पॉलिटिकल या कोई दंगा फसाद हो गया एंड या कुछ और चीज़ होगी जिसमें जो है गवर्नमेंट को गिराया जा रहा हो या मार्केट के रेट्स डाउन चल रहे हो, या रिसेंटली हमने किसी में देखा कि अडानी की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इससे जो है मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा बेरिश मूवमेंट खाया था, जिससे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। अडानी की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन आधी हो चुकी थी। दैट इंक्लूड्स द हाउ द मार्केट रिएक्ट्स एंड हाउ द मार्केट इज गिविंग यू बैक एवरीथिंग। बात करते हैं कि मार्केट को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मार्केट को बेसिकली 3 चीज़ें जो है मेजरली इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आता है जियोपॉलिटिकल न्यूज़, कि इंडिया में जो है कैसे पॉलिटिक्स चल रही है, वो जो है सबसे ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट को जो है वो टारगेट करती है। अगर कोई सरकार है जो कि कंपनीज को या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, सॉरी उससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो कंपनीज के शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे, और उसमें जो है कंपनीज को राहत इस चीज़ से मिलेगी जो वो नई स्कीम से टैक्सेस वगैरह लाएंगे। उससे ये होगा कि जो सरकार को जो है प्रॉफिट आएगा और जो कंपनीज हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच पाएंगी। नंबर सेकंड आता है, अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट में कोई दंगा फसाद हो गया, जिसमें क्या होगा, ये जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन जाने का खतरा भी हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक इंडिकेटर। अगर किसी कंट्रीज में रिसेशन वगैरह चल रहा है, उसमें जो है स्टॉक मार्केट क्या कर सकता है कि बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा सकता है। अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल में चल रही है, अगर आप जो है स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो रिस्क लेकर, तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। बात करें इंडाइसिस की, जिन्हें इंडेक्सेस भी कहा जाता है, हमारे पास मेजरली यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, लेकिन कॉमनली जो 2 इंडेक्सेस जो है ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। जो निफ्टी 50 है वो दैट रिप्रेजेंट करता है आज क्या कंपनीज है उनके स्टेटस के बारे में शो करता है, जो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इफ अ डे अगर मार्केट जो है निफ्टी 50 में ग्रीन सिग्नल बता रहा है, दैट मीन द टॉप लार्ज 50 कंपनीज जो है इस वक्त कुछ अच्छा कर रही है, या उनके साथ जो डीलिंग में है या उनके जो प्रॉफिट या उनकी लाइबिलिटीज में या तो बढ़ोतरी हुई है या कुछ कटौती हुई है। इस वक्त अगर हम देखें निफ्टी 50 का जो सबसे बड़ा पार्टनर है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर आता है निफ्टी 50 में, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, एंड दैट इज HDFC बैंक। ये जो 2 कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी आती है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, HDFC बैंक इज द लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर इन द होल इंडिया। आई होप आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानने को मिला होगा। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग? तो इसे कुछ ऐसा समझो, अगर कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी का एम्प्लॉय जिसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाहर किसी रिटेलर या इन्वेस्टर के पास नहीं है, एंड वो इस इन्फॉर्मेशन से खुद का फायदा कर रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये सब करना इलीगल है। एंड हर्षद मेहता के ऊपर यही आरोप लगा था दैट ही इज डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड हर्षद मेहता यूज करते थे अपनी पोजीशन एज अ स्टॉक ब्रोकर, ताकि वो स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाए इन वेरियस कंपनीज बाय डूइंग हिज इनसाइडर ट्रेडिंग।
लेकिन इधर तक भी सब ठीक था। लेकिन जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया गया हर्षल मेहता के ऊपर वो था रेडी फॉरवर्ड डील। एंड आप इसे कुछ ऐसा समझो तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वेरियस सिक्योरिटीज इशू करती है बैंक्स को। लेकिन जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो इन्हीं सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं दूसरे बैंक्स को फॉर शॉर्ट टाइम एंड उनसे लोन ले लेते हैं। एंड बाद में सब ठीक होने के बाद वो ये लोन रिटर्न करके अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते हैं। एंड इसी डील में ब्रोकर दो बैंक्स के बीच एज ए मीडिएटर काम करते हैं। एंड मैंने आपको पहले बताया दैट हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर का काम करते थे, लेकिन मेहता ने इसी चीज का बहुत गलत फायदा उठाया। उन्होंने एज ए ब्रोकर कुछ इलीगल काम किए। वो बैंक से शॉर्ट टाइम लोन लेने के बाद उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते थे। एंड बेसिकली हर्षद मेहता यूज फेक बीआर टू गेट अनसेक्योर्ड लोन। एंड वो इसके लिए यूज करते थे छोटे बैंक का, ताकि वो बैंक फेक बीआर इशू करें। एंड वो इन्हीं फेक बीआर का यूज करते थे दूसरे बैंक से पैसा निकालने के लिए। दूसरी तरफ बैंक से सोचते थे दैट ये असली बैंक रिसीप्ट है एंड दे गॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड यही सारा पैसा स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस बढ़ाने के लिए काम आता था। एंड आप इस चीज का एग्जांपल कुछ ऐसा समझो, हर्षद मेहता ने उस टाइम पे ACC के कुछ शेयर खरीदे जिनका प्राइस था 200 एंड थोड़े टाइम में वो बढ़ के 9000 पॉइंट तक चले गए। एंड ACC के ये शेयर अराउंड 4400% तक इंक्रीज हुए थे। एंड इसी सब के बाद जब स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था तो हर्षद मेहता वहां पे अपने स्टॉक सेल कर देते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुक करते थे और बैंक का सारा पैसा उन्हें वापस लौटाने के बाद वो अपनी फेक बैंक रिसीप्ट वापस ले लेते थे। लेकिन RBI के हिसाब से ये सब इलीगल था। फाइनली 23 अप्रैल 1992 ये वो टाइम था जब सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज कर दिया और अगले दिन ये सब चीजें इंडिया न्यूज की हेडलाइंस में आई, जिसके बाद लोगों को भी हर्षद मेहता स्कैम के बारे में पता चला। एंड इस सब के बाद बैंक्स को फाइनली ये बात पता चली दैट हर्षद मेहता ने जितनी भी बैंक रिसीप्ट उन्हें दी है वो सब फेक है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और इस सब के बाद बैंक्स को अराउंड 3000 या 4000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। और इस सब के बाद फाइनली हर्षद मेहता को अरेस्ट कर दिया जाता है एंड उन्हें रखा जाता है थाने जेल में। एंड रात के टाइम हर्षद मेहता को चेस्ट पेन होने लगती है एंड देन उसके बाद उन्हें थाने सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। एंड 31 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता की डेथ हो जाती है। एंड जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास थे अराउंड $475 मिलियन, जो आज के टाइम पे कुछ इतने बनते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करना है एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से करना। एंड अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है तो मेरे फ्रेंड का चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।